हेलो दोस्तों, चलिए फिर एक और नई कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी बहुत ही इमोशनल है, तो जो लोग पहली बार हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कविता है। जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की थी। उम्र में वह मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जब उसकी विदाई हुई तो मैं बहुत फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वह मेरी इकलौती बहन थी। तभी मेरे जीजा जी आए और मुझे एक गिफ्ट देकर कहने लगे कि इसमें रोने की क्या बात है, जब तुम्हारा दिल करे आ जाया करना। और वैसे भी साली तो आधी घरवाली हुआ करती है, चाहो तो तुम अभी मेरे साथ चल सकती हो। उन्होंने एक मजाक के लहजे में यह बात कही थी। मैं उनकी इस बात पर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी और हम गांव में रहा करते थे और दीदी की शादी शहर में हुई थी। मुझे लगा अच्छा है, वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो मैं भी शहर घूम आऊँगी। दीदी विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में बात बैठ गई थी कि मैं एक बार दीदी के घर ज़रूर जाऊंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं दीदी के घर जा सकूं। उल्टा दीदी भी 1 साल में हमारे घर पर एक चक्कर लगाने आई। साथ में जीजा जी भी आए थे। मेरे जीजा जी दीदी को बहुत प्यार किया करते थे। जब वे हमारे घर आए तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आए। हमारा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे जीजा जी की बातों से बहुत लगाव हो गया था। मैं तो उन्हें अपने भाई की तरह ही समझा करती थी। कुछ दिन रुक कर जीजाजी और दीदी अपने घर वापस चले गए। 1 महीने बाद दीदी का फिर से कॉल आया कि वह प्रेग्नेंट हैं। मम्मी पापा और मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुए थे। बहुत दिन बाद हमारे घर में ऐसी खुशी की खबर आई थी, लेकिन इस बात को लेकर दीदी थोड़ा परेशान थी और मम्मी से कह रही थी कि माँ, यह सब मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी। मेरी तो सास भी नहीं है, सिर्फ ससुर और पति हैं। अकेले शहर में इस हालत में रहना बहुत मुश्किल है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, बहुत उल्टी होती है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए भी कहा है। मेरी बहन की ये बातें सब सुनकर मम्मी परेशान हो गई, क्योंकि मम्मी वैसे भी उसे बहुत प्यार किया करती थी। तो मम्मी दीदी से कहने लगी कि तुम यहीं आ जाओ, मैं तुम्हारी यहीं पर देखभाल कर लूँगी। लेकिन दीदी ने कहा कि वहाँ अभय और मेरे ससुर अकेले हैं। अगर मैं यहाँ आ गई तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और वैसे भी अभय मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। और 1-2 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पूरे 9 महीने मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा करती हूँ, कविता को तुम्हारे घर भेज देती हूँ। इससे तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और वह तुम्हारे सारे काम भी कर दिया करेगी। यह बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई थी और उसने तुरंत कह दिया था कि ठीक है मम्मी, मैं अभय को लेने के लिए भेज दूँगी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं तो खुशी से झूम उठी, क्योंकि मुझे तो शहर जाने का बहाना चाहिए था और वह मौका आ गया था। मैंने जल्दी अपना सामान पैक कर लिया और ऊपर से मौसी बनने की एक अलग ही खुशी थी। और अगले ही 2 दिन बाद जीजाजी मुझे लेने के लिए आ गए। मैं अपने जीजाजी के साथ अपनी दीदी के घर पहुंच चुकी थी। यहाँ दीदी, जीजाजी और उनके ससुर के अलावा और कोई नहीं था। उनके ससुर जी बीमार रहा करते थे। वह एक अलग कमरे में रहते थे। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई उनसे नमस्ते करने के लिए, तो कुछ अजीब अजीब बातें करने लगे। मैं उनकी बातें सुनकर बाहर आ गई। न जाने क्यों मुझे उनकी बातों से बहुत डर लग रहा था। दीदी को जब मैंने बताया तो दीदी कहने लगी कि तुम दोबारा उस कमरे में नहीं जाना, वह तो हमेशा इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। बीमार हैं इसलिए चिड़चिड़े हो रहे हैं। दीदी ने मुझे कहा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। दीदी ने मेरी पसंद का खाना बनाया और मुझे अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया। जब रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे उनके ससुर की बातें याद आ रही थी। ना जाने वह क्यों अजीब तरह की बातें कर रहे थे। वह हमारे घर में शादी में भी नहीं आए थे। जीजाजी के किसी दोस्त ने ही मेरे पापा से मिलकर यह रिश्ता करवाया था, क्योंकि बहुत साल से वो बीमार रहा करते थे। मुझे उनकी बातें सुनकर डर लग रहा था। अब मुझे दीदी के घर आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन मैं उनके ससुर के कमरे में कभी नहीं जाया करती थी। मुझे एक अजीब सा डर लगा रहता था। जीजाजी भी मेरा और दीदी का बहुत ख्याल रखते थे। दीदी हमेशा बिस्तर पर आराम किया करती थी। मैंने सारा घर संभाल लिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात का खाना बनाने और खाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं नहा कर सो जाऊं, क्योंकि गर्मी बहुत थी और मैं पसीना पसीना हो रही थी। मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे वॉशरूम की खिड़की से देख रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई, मैं अपने होश खो बैठी। मुझे वहाँ एक साया सा नज़र आया और वह मुझे छुप कर देख रहा था। मैं बहुत डर गई थी। यह बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागते हुए वॉशरूम से निकली और तुरंत दीदी के कमरे में आ गई।
दीदी के कमरे तक पहुंची तो दीदी और जीजा जी एक साथ लेटे हुए थे। मैं उनको देखकर एकदम से शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मैंने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया था। अब मैं अचानक से उनको क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बाहर जाने लगी तो जीजा जी ने कहा कि दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। तो मैंने बहाना मारते हुए कहा कि दीदी, वह मैं पूछने आई थी कि दूध कहाँ पर है। तो दीदी ने कहा कि तुम जाकर आराम करो, अब जो भी काम होगा मैं अभय से बोल दूंगी। और मैं तुरंत अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मैंने बाहर लॉन में देखा कि दीदी के ससुर टहल रहे हैं। मुझे देखते ही कहने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर भरोसा नहीं करना। मैं उनकी बातें सुनकर घबरा गई और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बस यही सोचती रही कि आखिर वहाँ कौन था, कहीं दीदी के ससुर जी तो नहीं थे, क्योंकि उनकी बातें भी बहुत अजीब थी। वह मेरी बहुत तारीफ भी कर रहे थे। मुझे उनकी बातों से बहुत गुस्सा आया था। मैं अपने कमरे में पूरी रात उनकी बातें सोचती रही। आखिर उन्होंने मुझसे इस तरह से बात क्यों की। और वैसे भी दीदी ने बताया था कि उनके ससुर बीमार रहते हैं और कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, तो फिर वे बाहर क्या कर रहे थे। मेरी शक की सुई रह रहकर उनके ससुर जी बजा रही थी। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो अभय ऑफिस जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि कविता, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग करा ले आऊँगा, तुम तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक मेरे करीब आए और मेरे गालों पर हाथ लगाते हुए चले गए। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगी। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। देखकर कहने लगी, अच्छा जी, मुझसे बात नहीं करते साली से कर रहे हैं। उनका अंदाज कुछ मजाकिया था, लेकिन मुझे बात बहुत अजीब लगी थी। दीदी कहने लगी, अभय तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं कविता, तुम भी उनका ख्याल रखा करो, क्योंकि वैसे भी मुझे आजकल टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा, हाँ दीदी, मैं इसलिए ही तो आई हूँ, मैं आपका और जीजू का बहुत ख्याल रखूँगी। शाम को जीजा जी घर पर आए और शॉपिंग कराने लेकर गए। उन्होंने दीदी से ज़्यादा मुझे शॉपिंग करवाई। लेकिन यह खुशी कुछ ज़्यादा दिनों तक की नहीं थी। एक रात मैं कमरे में अकेली थी। कमरे में अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी। मुझे एकदम से किसी ने धक्का दिया। मैं तुरंत डर के कमरे से भाग गई और जैसे तैसे दीदी के कमरे में पहुंची। दीदी मुझे देखकर बोली कि तुम परेशान मत हो, अभय अभी लाइट ठीक करने गए हैं, आते ही होंगे। लाइट अब ज़्यादा ही कटने लगी है। दीदी ने मुझसे अपना मोबाइल दिया और कहा कि टॉर्च ऑन कर लो, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ मोबाइल भी नहीं था। थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। मैं बहुत डर गई थी। मैं दीदी के पास बैठकर रोने लगी। दीदी कहने लगी, तुम भी पागल हो, ज़रा से अंधेरे से डर गई, फिर तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, मेरे कमरे में शायद कोई था। तो दीदी ने मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, वहाँ कौन हो सकता है, अब मेरे साथ थे और ससुर जी तो कमरे से बाहर निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो, और कोई बात नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं दीदी को कैसे यकीन दिलाऊं कि कोई कमरे में था। आखिर वह कौन हो सकता था। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। अगर जीजा जी दीदी के साथ हैं तो फिर मेरे कमरे में कौन था। पहले खिड़की से किसी साए का झांकना और फिर आज कमरे में मुझे धक्का लगना, ये सब बातें मुझे महसूस करा रही थी कि यहाँ कोई तो है। मैं उनके ससुर जी पर पूरी तरह से शक करने लगी थी। इतनी देर में जीजा जी भी कमरे में आ गए और दीदी से कहने लगे कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यह डर जाएगी, तुम उसके कमरे में चली जाओ। तो दीदी कहने लगी, अगर मैं अंधेरे में निकलती तो मैं गिर जाती, इसलिए मैं नहीं जा पाई, अंधेरे की वजह से डर गई और कुछ नहीं। फिर मैंने उन दोनों से कहा कि आप मेरे लिए परेशान मत हो, अब मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैं दीदी को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि तुम दीदी का बहुत ख्याल रखना। मैंने दीदी से कहा, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ, और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। मैं सोने की कोशिश करने लगी। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, बस मैं सोच रही थी कि किसी भी तरह अपने घर चली जाऊं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जो भी हुआ है वह मेरा वहम नहीं था। यह तो मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि कोई मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जिया जी दोपहर में किसी काम से थोड़ी देर के लिए घर आए। दीदी दोपहर के वक्त दवाई खाकर बहुत गहर नींद में सोई हुई थी और मैं किचन में अपने दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पीछे से जिया जी किचन में आए और उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं किसी भी तरह कोशिश करके अपने आप को उनसे छुड़ाने लगी। मेरी आवाज़ तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मेरा दम घुटने लगा था। मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। अगले ही पल उन्होंने मुझे और कस के पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को उनसे छुड़ाया और कमरे की तरफ भागने लगी। लेकिन तभी पीछे से जिया जी की आवाज़ आई कि तुम नहाते वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। उनकी ये बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वे इस कदर इतने घटिया इंसान होंगे। मैं रोते हुए जीजा जी की तरफ देख रही थी तो वह कहने लगे,
मैं तो बस तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता हूँ। और फिर जैसे ही जीजा जी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए, मैं भागकर अपने कमरे में गई और अपना कमरा लॉक कर लिया। मैं डर से काँप रही थी। मैंने आज से पहले जीजा जी को ऐसे रूप में कभी भी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें अपने भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं उनकी गंदी नज़र मुझ पर कब से थी। थोड़ी देर बाद वह ऑफिस वापस चले गए, लेकिन मैंने पूरी तरह सोच लिया था कि मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूँगी। शाम को जब दीदी कमरे से बाहर आई, तब तक मेरे आंसू रो रो कर सूख चुके थे। मुझे पूछने लगी, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? तो मैंने दीदी से एक सच छुपाया और उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे दीदी की हालत पता थी और मैं जीजा जी की इतनी बड़ी बात उन्हें नहीं बता सकती थी, क्योंकि उन्हें जीजा जी के बारे में अगर पता चलता तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनकी हालत इस तरह की नहीं थी। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे मम्मी और पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे वापस जाना है। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, बस इतनी ज़रा सी बात और तूने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कल शाम को ही तुम्हारे जीजा जी के साथ फिर से घर भिजवा दूंगी। उनके साथ सफ़र में जाने की सोचकर मैं घबरा रही थी। मैंने कहा, नहीं, आप पापा को ही बुला दीजिए, मैं पापा के साथ जाना चाहती हूँ। दीदी ने कहा, ठीक है, इस बहाने मैं भी पापा से मिल लूँगी। दीदी मेरे पास से जैसे ही उठकर कमरे में गई, थोड़ी देर बाद कमरे से दीदी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं एकदम से भागकर दीदी के कमरे में गई। कमरे में दीदी बिस्तर के पास नीचे ज़मीन पर गिरी पड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और काफ़ी देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन दीदी ने साफ इनकार कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, कविता, तुम मुझे इस हाल में छोड़कर ना जाओ। मेरी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आज तुम थी घर पर तो तुमने मुझे संभाल लिया। सोचो, अगर घर पर इस टाइम कोई नहीं होता तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाते। दीदी की हालत देखकर मैंने फ़ैसला किया कि मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ और मैंने दीदी से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी। दीदी मेरी बात सुनकर खुश हो गई। रात को जीजा जी भी घर आ गए। दीदी ने जीजा जी को भी बताया कि वह कैसे गिर गई थी। जीजा जी ने मुझसे कहा कि जाओ अपनी दीदी के लिए जूस बना कर ले आओ, उनका पूरा ख्याल रखा करो। मैं किचन में अनार का जूस बनाने लगी। तभी जीजा जी एक बार फिर से किचन में आए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। इस बार मैंने जीजा जी को ज़ोर का धक्का दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? दीदी की हालत इतनी ख़राब है, पर तुम इस तरह से मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो। उनको मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और मुझसे और ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। दीदी भी आवाज़ सुनकर किचन में आ गई। मैंने दीदी को बिना कुछ सोचे समझे, उनकी हालत की परवाह ना करते हुए दीदी को सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और एक जीजा जी पर और कहने लगी, तुम भी कैसे मर्द हो? तुमसे एक 16 साल की लड़की काबू में नहीं आ रही। इसने पूरे 1 हफ्ते से तुम्हें नचाया हुआ है और तुम हो कि इसे काबू नहीं कर पा रहे। दीदी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा, यह आप क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी और कहने लगी, देखो कविता, मैं अपने पति का सारा सच जानती हूँ, लेकिन वह जो चाहता है वो उसे करने दो। मैं एकदम गुस्से से उठ खड़ी हुई और दीदी से कहने लगी कि दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है कि आपका पति मुझसे क्या चाहता है? आपका पति मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। आप कैसे उस इंसान के साथ रह सकती हैं जो आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन के ऊपर गंदी नज़र लगाए बैठा है? वह सारी ज़िंदगी तुम्हें क्या प्यार देगा और क्या तुम्हारे बच्चे को? तो दीदी कहने लगी, तुम्हें वह करना है तो जो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे जीजा जी कह रहे हैं, वरना वह कभी बाप नहीं बन पाएगा। मैं दीदी की बात सुनकर कहने लगी कि आप क्या कह रही हैं? आप प्रेग्नेंट हैं और कह रही हैं कि जीजा जी कभी बाप नहीं बन सकते। दीदी कहने लगी, सुनो कविता, मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम हमें एक बच्चा दे सको, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी को और किसी का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते और मुझे इससे आसान रास्ता कोई नहीं दिखा, इसलिए मैंने तुझे अपने पास बुला लिया। मैं अपने घर में सौतन भी नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस काम के लिए मैं तुम्हें चुनूँ। और वैसे भी तुम मेरी सगी बहन थोड़ी हो। मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। पहले मैंने सोचा था कि शायद तुम अपने जीजा जी की बातों में आ जाओगी और तुम उनसे प्यार करने लगोगी तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता, और जब तुम अभय की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती तो मैं तुम्हारे सामने अच्छी बनकर दिखाती
और कहती कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं पता चलने दूंगी और तुम 1 साल तक यहीं रहती रहो और बच्चा मैं रख लूँगी। लेकिन तुम तो किसी तरह इनके काबू में नहीं आई, और ना ही प्यार से और ना ही ज़बरदस्ती से। लेकिन अब अभय जो चाहते हैं इन्हें करने दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी। मैं दीदी की बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी। अब तक तो जीजा जी को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरी अपनी दीदी ही मेरी दुश्मन निकली। अपना घर बचाने के लिए मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया था। मैंने दीदी को साफ कह दिया कि मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूँगी। मुझे अपने घर जाना है और इसी वक्त जाना है। लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक ना सुनी और मुझे ज़बरदस्ती रात को जीजा जी के कमरे में भेजने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभय तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे और इसका सारा इल्ज़ाम मैं तुम्हारे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल दूँगी और तुम्हें बदनाम कर दूँगी, ताकि तुम मम्मी पापा को मुँह ना दिखा सको। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। यह मुझे पता था कि वह मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैंने तो उसे अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार किया था। मेरी बहन मुझे धकेलते हुए जीजा जी के कमरे में भेज रही थी। यह सब देखकर मैं ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। तभी अचानक जीजा जी के पिताजी कमरे से बाहर निकल कर आए और उन्होंने मुझे आकर बचा लिया और उन दोनों को बहुत कुछ सुनाया। और उन्होंने उन दोनों को धमकी भी दी कि अगर तुमने इसके साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगा। जीजा जी गुस्से में अपने पिताजी के साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आने लगे। लेकिन दीदी के ससुर ने किसी भी हालत में मुझे उनके हवाले नहीं होने दिया और अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले गए। मुझसे कहने लगे कि बेटा, मुझे पहले ही दिन से शक था कि इन दोनों की नीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ़ तुमसे कुछ कहता तो तुम शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं करती, और अब जब तुम सारा सच जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर लौट जाओ। ये दोनों अपने फ़ायदे के लिए दरिंदे बन चुके हैं। लगता है मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई, जो मेरा बेटा इतनी नीच हरकत पर उतर आया है, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने तुरंत दीदी के ससुर के फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। अगले दिन पापा और मम्मी मुझे लेने के लिए फ़ौरन पहुंच गए। जब उन्हें सारी सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने दीदी से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और मुझे लेकर अपने घर गए। पापा ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इस तरह की हरकत करेगी। उन्होंने अपनी सौतेली बेटी और सगी बेटी में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। आज उनकी सगी बेटी ने उनके प्यार का अच्छा सिला नहीं दिया था, और आज मैं सोच रही थी कि ना जाने मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से दीदी के ससुर मुझे बचाने के लिए आ गए। आज इस बात को कई साल हो चुके हैं। अब हमारा दीदी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन सब बातों से मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई है कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, और मैंने गैर मर्द को अपना भाई समझकर बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी बहन ने जो मेरे साथ किया वह बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन आजकल की दुनिया में यही सब हो रहा है। इसलिए अपनी इज्जत को बचा कर रखें, किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए किसी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर ऐसी ही कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखें। बाय बाय।